हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बिट्स ऑफ कोड। और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी करेंगे ऑन क्लाउड फ्लेयर आउटेज, जो कि हुआ था ऑन 18 नवंबर 11:20 यूटीसी, जो कि अराउंड शाम के 5:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक। ठीक है, तो देखते हैं कि हुआ क्या था। सो बेसिकली क्लाउड फ्लेयर क्या है? क्लाउड फ्लेयर एक CDN प्रोवाइडर है। अराउंड 11:20 यूटीसी जितने भी बड़े बड़े सर्विसेज थे, जैसे चैट जीपीटी हो गया, स्पॉटिफाई हो गया, एक्स हो गया जिसको ट्विटर बोलते थे, वो सारी सर्विसेज ना डाउन हो गई थी। ठीक है, एंड वो सारी सर्विसेज डाउन इसलिए हो गई थी क्योंकि उनका जो CDN प्रोवाइडर था वो था क्लाउड फ्लेयर। ठीक है, तो CDNs बेसिकली क्या होते हैं? अलग अलग सर्वर्स जो पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं। ठीक है, सो दैट उस जियोग्राफिकल लोकेशन को वो सर्व कर सके, जो भी रिक्वेस्ट आए उसको सर्व कर सके और फास्ट सर्व कर सके। ठीक है, तो वो जो CDN प्रोवाइडर, ये जो जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज थी उनको सर्व करता था। ठीक है, सर्व करता है, एंड वो CDN प्रोवाइडर का नाम है क्लाउड फ्लेयर। ठीक है, तो क्या हो गया कि जितनी भी रिक्वेस्ट, जैसे तुम चैट जीपीटी के सर्वर पे जाने से पहले, है ना, वो क्लाउड फ्लेयर पे पहले जा रही थी, क्लाउड फ्लेयर CDN पे वो पहले जा रही थी, एंड उधर ही फेलियर हो जा रहा था। इसकी वजह से जितने भी रिक्वेस्ट थे सब 500 एरर रिटर्न करने लगे थे, और 5xx कोड वाले एरर रिटर्न करने लगे थे। एंड 5xx कोड का मतलब होता है सर्वर पे कोई इशू है, कुछ इंटरनल सर्वर एरर है। ठीक है, तो सारे रिक्वेस्ट फेल हो रहे थे। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये रिक्वेस्ट फेल क्यों हो रहे थे। तो पहले अगर हम लोग इसका ग्राफ देखें ना, कि ये क्लाउड फ्लेयर ने एक ब्लॉग लिखा है, उस ब्लॉग में ही ये ग्राफ पब्लिश किया था। तो इसमें अगर देखेंगे तो क्या है कि 11:20 के आसपास जो 500 वाले एरर्स थे वो बहुत बढ़ गए थे। ठीक है, उसके बाद कम हो गए वापस, फिर वापस बढ़ गए, फिर वापस कम हो गए, फिर वापस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, फिर पूरे ही ख़त्म हो गए, है ना। तो इंक्रीज डिक्रीज ये वाला पैटर्न फॉलो कर रहे थे। तो क्लाउड फ्लेयर के इंजीनियर्स को क्या लगा कि ये कोई बहुत ही फैंसी बॉटनेट है, कोई डीडॉस अटैक है जो हमारे ऊपर हो रहा है, कि वो एक बार में बहुत सारे ट्रैफिक भेज रहे हैं, फिर कम कर दे रहे हैं, फिर बहुत सारा ट्रैफिक, देन डिक्रीज, देन ट्रैफिक, देन रीलोड, देन डिक्रीज। ठीक है, देन अगेन ट्रैफिक। तो ऐसे कोई हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, दे आर प्लेइंग विथ अस, उनको ये लगा। ठीक है, तो उनको पहले लगा कि वो डीडॉस अटैक है, किसी ने कुछ हैकर ने कुछ ना कुछ किया है। बट फिर उसके बाद जब उन्होंने डीप डाइव किया और देखा तो ये पता चला कि वो एक्चुअली में डीडॉस अटैक या कोई हैकिंग नहीं है, वो उनका कन्फिगरेशन एरर है जो उनके सिस्टम में आया है, जिसकी वजह से ये 500 एरर थ्रो हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कि उनके सिस्टम में ऐसा क्या हो गया जिससे कि 500 एरर थ्रो हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए ये समझो। ठीक है, तो अगर हम देखें कि एक रिक्वेस्ट कैसे ट्रैवल करता है, तो एक रिक्वेस्ट जब भी जाता है सबसे पहले वो एक, बिफोर गोइंग टू एक्चुअल सर्वर, बीच में एक प्रॉक्सी होती है जो कि क्लाउड फ्लेयर की है। ठीक है, तो ये प्रॉक्सी क्या है? प्रॉक्सी इज़ ऑल्सो अ सर्वर। ठीक है, बट ये सर्वर में बहुत सारे डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं जो कि इंस्टॉल्ड है। फॉर एग्जांपल वेब एप्लीकेशन, फायरवॉल, रेट लिमिटिंग, बॉट मैनेजमेंट, ये सारी चीज़, एंड ये सारे टेस्ट, अगर ये जो भी रिक्वेस्ट R1 अगर रिक्वेस्ट आ रहा है, ये सारे टेस्ट पास कर जाता है, तो उसके बाद वो इस प्रॉक्सी से बोलते हैं कि ये एक वैलिड रिक्वेस्ट है, किसी डीडॉस अटैक का रिक्वेस्ट नहीं है, एंड उसके बाद वो एक्चुअल सर्वर पे जाता है। ठीक है, बट इधर क्या हो गया, जब उन्होंने डीप डाइव किया तो देखा कि इनका जो फायरवॉल है वो भी सही चल रहा है, रेट लिमिटर भी सही चल रहा है, बट बॉट मैनेजमेंट सर्विस जो है, सारी रिक्वेस्ट आके इधर फेल कर जा रही है, एंड ये सर्विस क्रैश हो जा रहा है विथ 500 एरर। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों हो रहा है ये देखते हैं। वो समझने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि बॉट मैनेजमेंट सिस्टम क्लाउड फ्लेयर का वर्क कैसे करता है और ये है क्या। सो इन शॉर्ट, बॉट मैनेजमेंट सिस्टम हर रिक्वेस्ट को एक स्कोर देता है जिसको हम बोलते हैं बॉट स्कोर। ठीक है, और एक थ्रेशोल्ड डिफाइन होता है, कोई भी थ्रेशोल्ड है। ठीक है, अगर जो भी बॉट स्कोर आया हमारा B, इफ़ दैट बॉट स्कोर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू द थ्रेशोल्ड जो भी हमारा डिफाइंड है, इसका मतलब कि वो जो रिक्वेस्ट है दैट इज़ अ जेन्युइन रिक्वेस्ट, वो किसी मशीन ने या फिर किसी हैकर ने कुछ नहीं भेजा। ठीक है, वो जेन्युइन रिक्वेस्ट है, एंड देन उसे प्रॉक्सी से पास करके एक्चुअल सर्वर पे भेजते हैं। अब ये जो बॉट मैनेजमेंट सर्विस है ना, ये बॉट स्कोर कैलकुलेट करने के लिए
बैकग्राउंड में मशीन लर्निंग यूज़ करता है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये मशीन लर्निंग कैसे यूज़ करता है। तो देखो, बॉट मैनेजमेंट सर्विस जो है ना, वो एक डेटाबेस यूज़ करती है जिसका नाम है क्लिक हाउस डेटाबेस। ठीक है, ये क्लिक हाउस डेटाबेस कैसे इंटरनली काम करता है, कैसे, वो जानने की ज़रूरत नहीं है, बट ये समझो ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड के साथ साथ ये टेबल्स एंड कॉलम्स होते हैं इसमें। ठीक है, ये बहुत ही रेजिलियंट डेटाबेस है, फास्ट डेटाबेस है एंड मिलियंस ऑफ क्वेरीज एक साथ हैंडल कर सकता है। ठीक है, तो ये क्लिक हाउस नाम का वो डेटाबेस यूज़ करता है एंड इस डेटाबेस के बहुत सारे क्लस्टर्स होते हैं। क्लस्टर्स मतलब कुछ नहीं, ग्रुप ऑफ मशीन्स, ग्रुप ऑफ नोड्स जो कि एक जगह हैं। तो ये एक क्लस्टर है, ये दूसरा क्लस्टर है जहाँ पर ग्रुप ऑफ नोड्स हैं। ठीक है, ये तीसरा क्लस्टर है एंड ऐसे बहुत सारे क्लस्टर्स हैं जो कि क्लिक हाउस डेटाबेस के होते हैं और जिस पे वो वर्क करता है। ठीक है, ये जो डेटाबेसेस है ना, इन डेटाबेस में कुछ डेटा स्टोर होता है एंड इस डेटाबेस में जो डेटा स्टोर होता है उसको हम एक्चुअल में बोलते हैं फीचर्स। ठीक है, ये वो फीचर्स होते हैं, दीज आर दोज फीचर्स जो कि ये बताते हैं कि एक अच्छे रिक्वेस्ट में क्या क्या फीचर होना चाहिए टू क्वालिफाई इट एज अ वैलिड रिक्वेस्ट, राइट। तो अगर एक इंसान एक वैलिड रिक्वेस्ट कर रहा है तो उसमें क्या क्या फीचर्स होने चाहिए वो बताता है ये। ठीक है, राइट। तो ये सारे जितने भी फीचर्स हैं, ये सारे फीचर्स ये टेबल्स में स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा बॉट मैनेजमेंट सर्विस है, बॉट मैनेजमेंट सर्विस क्वेरी करता है एंड क्वेरी करके ये बोलता है कि मेरे को ना सारे फीचर्स रिटर्न करो जिस फीचर्स पे मुझे रिक्वेस्ट को कंपेयर करना है। तो अब ये क्वेरी डायरेक्ट तो करेगा नहीं, बीच में दूसरे सर्वर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सर्वर। उस सर्वर को ये बोलता है कि भाई जाओ और क्वेरी एग्जीक्यूट करो। डिस्ट्रीब्यूशन सर्वर जाता है अलग अलग क्लस्टर्स पे, सब पर, राइट। सो बहुत सारे क्लस्टर्स हैं तो किसी पर भी क्वेरी एग्जीक्यूट हो सकती है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, कुछ पता नहीं है ना, लेकिन सेम क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई। सबका जो डेटाबेस है सब में सेम ही डेटा है। तो ये सारे सपोज करो कि फीचर्स रिटर्न करते हैं। ठीक है, फीचर्स बहुत सारे फीचर रिटर्न कर दिए। सपोज करो कि सारे लोग 100 फीचर्स रिटर्न कर रहे हैं जो कि एक रिक्वेस्ट में प्रेजेंट होना चाहिए टू क्वालिफाई एज अ गुड रिक्वेस्ट। एंड ये सारे 100 फीचर फिर लिखे जाते हैं एक फाइल में जिसको हम बोलते हैं फीचर फाइल, राइट। इस फीचर फाइल के अंदर वो सारे फीचर्स लिखे जाते हैं एंड उसके बाद ये फीचर फाइल बॉट मैनेजमेंट सर्विस को भेजा जाता है। बॉट मैनेजमेंट सर्विस इस फीचर फाइल को अपलोड करता है एंड अपलोड करके जो भी इनकमिंग रिक्वेस्ट है उस रिक्वेस्ट को इस फीचर फाइल से कंपेयर करता है। कंपेयर करने के बाद जितने फीचर्स मैच हो रहे हैं फॉर अ वैलिड रिक्वेस्ट, उसके बेसिस पे एक बॉट स्कोर जनरेट करता है एंड अगर वो बॉट स्कोर थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है इसका मतलब कि वो एक वैलिड रिक्वेस्ट है एंड उसके बाद उसको एक्चुअल सर्वर पे पास कर देता है। तो अब हम समझ गए कि बॉट मैनेजमेंट सर्विस जो है क्लाउडफ्लेयर का, वो वर्क कैसे करता है। ठीक है, अब क्या हुआ था कि क्लाउडफ्लेयर ने एक सिक्योरिटी अपडेट रोल आउट किया था। ठीक है, उस सिक्योरिटी अपडेट में उन्होंने डेटाबेस में कुछ परमिशंस मॉडिफाई किए थे जिसकी वजह से ये पूरा इशू आया। अब वो कैसे वर्क करता है वो समझो। ठीक है, तो सपोज करना कि एक डेटाबेस है हमारे पास। ठीक है, डेटाबेस है जिसका नाम है D1। ठीक है, इस डेटाबेस का ये बहुत बड़ा डेटाबेस है। तो हमने क्या किया कि इंस्टेड ऑफ दिस डेटाबेस हमने एक उसका व्यू बना लिया, है ना। जनरली हम व्यू बनाते हैं, तो समझ लो एक दूसरा डेटाबेस बना दिया जो कि सबसेट ऑफ दिस डेटाबेस है, बट वही सारे कॉलम्स इस भी डेटाबेस में है D2 में जो D1 में थे। ठीक है, तो वो सारे कॉलम्स इसमें भी हैं एंड इसमें भी हैं, लेकिन इसमें थोड़ा कम डेटा है, थोड़ा रिफाइंड डेटा है। ठीक है, तो इसको क्लाउडफ्लेयर बोलता है डिफ़ॉल्ट डेटाबेस एंड ये जो D1 डेटाबेस है जो एक्चुअल मेन डेटाबेस है उसका नाम है R0 डेटाबेस। ये जो उन्होंने व्लॉग रखा है ये टर्मिनोलॉजी यूज़ किया है, इसलिए मैं भी इधर ये यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अब क्या हुआ कि अभी तक ना ये जो बॉट मैनेजमेंट एप्लीकेशन था, बॉट मैनेजमेंट एप्लीकेशन को
सिर्फ इसका एक्सेस था, मतलब इम्प्लिसिटली बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोई भी क्वेरी एग्जीक्यूट होगी तो वो डेटा इधर से ही निकाल के लेके आएगा इस डेटाबेस से। और अभी की जो क्वेरी लिखी गई थी ना वो कुछ ऐसी थी, वो था सेलेक्ट स्टार या फिर जो भी ये फीचर्स, सेलेक्ट F1 F2 F3 फीचर्स फ्रॉम समथिंग 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 होगा, वेयर टेबल नेम इज इक्वल टू XYZ। ठीक है, इस टेबल में से ये सारे F1 F2 F3 फीचर्स रिटर्न करके मेरे को दो। ठीक है, एंड बाय डिफ़ॉल्ट इम्प्लिसिटली वो कौन सा डेटाबेस यूज़ कर रहा था, अभी सिर्फ ये वाला डेटाबेस यूज़ कर रहा था, डिफ़ॉल्ट वाला। ठीक है, तो सपोज 100 फीचर्स रिटर्न करके आ जा रहे थे और हमारा फीचर फाइल क्रिएट हो जा रहा था। ठीक है, अब सिक्योरिटी अपडेट ये था कि उन लोग ने ना एक्सप्लिसिटली हर सर्विस पे डिफ़ाइन किया कि ऐसे जो इम्प्लिसिटली वो डिफ़ॉल्ट डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं ना, वैसे नहीं, हम उसको एक्सप्लिसिट हर सर्विस को बताएंगे कि तुम कौन कौन सा डेटाबेस यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो एकदम मतलब सेपरेट कर देंगे तो सिक्योरिटी हमारी एनहेंस होगी। सही बात है। तो उन्होंने बोला कि बॉट मैनेजमेंट सर्विस भाई, तुम डिफ़ॉल्ट डेटाबेस भी यूज़ कर सकते हो और तुम R0 डेटाबेस भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये उसको परमिशन मिली बॉट मैनेजमेंट सर्विस को। अब देखना, बॉट मैनेजमेंट सर्विस को ये परमिशन मिली। बॉट मैनेजमेंट सर्विस का जो क्वेरी है वो क्या है, वो है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम समथिंग वेयर टेबल नेम इज इक्वल टू XYZ। अब ध्यान देना कि ये जो टेबल नेम है ये इस D2 डेटाबेस में भी है जो हमारा बना है डिफ़ॉल्ट डेटाबेस में, और सेम टेबल नेम हमारा R0 डेटाबेस में भी है ना, क्योंकि डिफ़ॉल्ट डेटाबेस R0 से ही तो डिराइव हुआ है। तो इसमें भी है, इसमें भी है। तो जब वो क्वेरी चल रही है ना, तो इधर कोई डेटाबेस डिफाइंड है, कहीं डेटाबेस डिफाइंड नहीं है। ये ओल्ड कोड था उनका जिसमें कि वो एक चीज़ लिखना भूल गए थे, एंड डेटा बेस इज इक्वल टू डिफ़ॉल्ट। अगर ये चीज़ क्वेरी में लिखी रहती तो हमेशा डिफ़ॉल्ट डेटाबेस में से ही पिक होता, लेकिन क्योंकि ये चीज़ इम्प्लिसिट थी, है ना, बाय डिफ़ॉल्ट वाला ही डेटाबेस पिक हो रहा था, इसलिए अब तक इशू नहीं आया था। बट उनने सिक्योरिटी अपडेट किया कि अब इसको इन दोनों डेटाबेस का एक्सेस है। तो क्या हो गया कि जो डेटा निकल रहे थे, जो फीचर्स निकल रहे थे, वो इससे तो निकल ही रहे थे 100 फीचर्स, सेम 100 फीचर इस R0 डेटाबेस से भी निकल रहे थे, है ना, क्योंकि वो क्वेरी दोनों डेटाबेस पे एग्जीक्यूट हो रही थी, बिकॉज क्वेरी में डेटाबेस मेंशन नहीं था। इसलिए अब जो फीचर फाइल बन रहा था उसमें 100 फीचर्स तो से थे ही, और 100 डुप्लीकेट फीचर्स R0 डेटाबेस से भी आके टोटल 200 फीचर्स का फीचर फाइल बन जा रहा था। ठीक है, एंड जब ये 200 फीचर वाला फीचर फाइल बॉट मैनेजमेंट सर्विस के पास जा रहा था, तो बॉट मैनेजमेंट सर्विस पर फाइल की लिमिट लगी हुई थी कि x MB या x KB से ज़्यादा फाइल मैं नहीं ले सकता। एंड फाइल का साइज़ अगर वो x ले सकता था, तो अब वो फाइल साइज़ 200 फीचर्स की वजह से 2x हो गई है। तो क्योंकि वो साइज़ लिमिट इंक्रीज़ हो गई, दैट्स वाई ये वाला जो हमारा बॉट मैनेजमेंट सर्विस था वो फाइल अपलोड ही नहीं कर पा रहा था एंड उधर ही ब्रेक कर जा रहा था। ठीक है, फाइल साइज़ हमारी x से 2x हो गई, साइज़ लिमिट एक्सीड किया, बॉट मैनेजमेंट सर्विस उधर ही ब्रेक हो गई एंड उसने पैनिक थ्रो कर दिया। ठीक है, रूबी हो गया या गो हो गया, उसमें हम बोलते हैं कि पैनिक आ गया। पैनिक का मतलब क्या होता है कि हमारा जो सिस्टम है वो ग्रेसफुली हॉल्ट कर जाएगा हमारा प्रोग्राम, कि ताकि और कोई डेटा करप्शन या मेमोरी इश्यूज़ ना हो, उधर ही प्रोग्राम बंद हो जाता है। तो यही सब चीज़ हो रही थी, एंड ड्यू टू एक्सीडिंग ऑफ द फाइल साइज लिमिट, ये जो बॉट मैनेजमेंट सर्विस था वो 500 वो एरर थ्रो कर रहा था, एंड होल सिस्टम जो है वो 500 एरर थ्रो कर रहा था। राइट, अब देखना, अब इधर एक और चीज़ है नोटिस करने वाली। तो अगर ये एरर थ्रो कर रहा था तो फिर ये क्या है, मतलब कि कभी कभी एरर बढ़ जा रहे थे, फिर कम हो रहे थे, फिर ज़्यादा, फिर कम, ज़्यादा कम, ज़्यादा कम, ज़्यादा कम, ये क्यों हो रहा था। ठीक है, तो अभी देखना कि इन लोग ने जो भी इन्होंने सिक्योरिटी पैच डिप्लॉय किया था ना, वो अभी सारे क्लस्टर्स पे डिप्लॉय नहीं हुआ था, वो धीरे धीरे डिप्लॉय हो रहा था। तो मान लो कि क्लस्टर 1 पे डिप्लॉय हो गया, क्लस्टर 2 पे डिप्लॉय हो गया, लेकिन 3 और 4 पे अभी डिप्लॉय होना बाकी था, ये डेटाबेस वाला परमिशन। तो क्वेरी जब क्लस्टर 1 पे एग्जीक्यूट हो रही थी ना, तो ये बैड फीचर फाइल यानी 200
फीचर वाला फीचर फाइल जनरेट कर रहा था, C2 भी 200 फीचर वाला फीचर फाइल जनरेट कर रहा था, लेकिन C3 और C4 पे तो अभी वो परमिशन वाली पैच नहीं रोल आउट हुई, तो ये 100 फीचर वाली यानी गुड फीचर फाइल जनरेट कर रहा था और ये भी गुड फीचर फाइल जनरेट कर रहा था, ठीक है। एंड उसके हिसाब से कुछ डिस्ट्रीब्यूशन सर्वर्स को बैड फीचर फाइल मिल रहे थे, कुछ को गुड मिल रहे थे, इसीलिए बॉट मैनेजमेंट सर्विस को भी कभी गुड फीचर फाइल जा रहा था, कभी बैड फीचर फाइल जा रहा था, ठीक है। एंड दैट्स वाई जब गुड फीचर फाइल से रिक्वेस्ट जा रही थी तब हमारी 500 एरर कम हो जा रही थी, एंड जब बैड फीचर फाइल से जा रही थी तब 500 एरर बढ़ जा रही थी, ठीक है। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इधर क्या है कि ये जो फीचर फाइल है ना, ये फीचर फाइल हर 5 मिनट में जनरेट होती है, ठीक है। एवरी 5 मिनट्स ये जो डेटाबेस है क्लिक हाउस डेटाबेस, इसके अंदर न्यू फीचर्स ऐड होते हैं, एंड न्यू फीचर्स ऐड होते ही इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो न्यू फीचर्स जो न्यू रिक्वेस्ट हमारे आएंगे उसको आइडेंटिफाई करने में कि वेदर दैट इज़ अ वैलिड रिक्वेस्ट और नॉट कंसीडर हो, ठीक है। इसलिए ये जो फीचर फाइल होता है ये हर 5 मिनट्स में जनरेट होता है, ठीक है। जनरेट होने के बाद वो फीचर फाइल बनता है एंड वो फीचर फाइल फिर बॉट मैनेजमेंट सर्विस को जाता है, ठीक है। तो बार बार हर 5 मिनट में ये प्रोसेस हो रहा था। हर 5 मिनट में जब अच्छे फीचर फाइल जनरेट होके जा रहे थे तब एरर नहीं आ रहा था, और जब भी गलत फीचर फाइल यानी 200 फीचर्स वाले फीचर फाइल जनरेट होके जा रहे थे तब हमेशा एरर आ रहा था, ठीक है। तो ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हर 5 मिनट में फीचर फाइल जनरेट होता है। नाउ थर्ड पॉइंट क्या है कि ये हमारा जो बीच में जो प्रॉक्सी है ना, इसको क्लाउड फ्लेयर बोलता है फ्रंट लाइन, ठीक है। एंड ये जो इनका फ्रंट लाइन है ये 2 टाइप का है। एक उन लोग बोलते हैं फ्रंट लाइन जो कि है ओल्ड प्रॉक्सी, और एक है FL2 फ्रंट लाइन 2 जो कि इन लोग बोलते हैं न्यू प्रॉक्सी, ठीक है। एंड ये है ओल्ड प्रॉक्सी, ठीक है। तो जो हमारा ओल्ड प्रॉक्सी है ना वो एनजिनिक्स यूज़ करता है, एंड जो हमारा FL2 है ये रस्ट जो लैंग्वेज है उस पे बिल्ड है, ठीक है। रस्ट में जितने भी रिक्वेस्ट जा रही थी ना, जितने भी रिक्वेस्ट ऐसी प्रॉक्सी पे जा रही थी जो FL2 वाली हैं, तो वो सारे 500 एरर थ्रो कर रहे थे, ठीक है। 5xx एरर थ्रो कर रहे थे। क्यों? क्योंकि इधर पैनिक जनरेट हो जा रहा था, क्योंकि रस्ट में कोई भी अनहैंडल्ड एक्सेप्शन जब आता है तो वो हमेशा पैनिक थ्रो करता है, प्रोग्राम हॉल्ट कर जाता है टू प्रिवेंट डेटा करप्शन एंड मेमोरी इश्यूज, ठीक है। तो इसीलिए 5xx एरर थ्रो कर रहा था। लेकिन जो ओल्ड वाली प्रॉक्सी है ना, ये उसको कंप्रेस कर दे रहा था, वो एरर को हाइड कर दे रहा था। कैसे कर रहा था कि वो क्या कर रहा था, इधर एक फॉल बैक था ओल्ड वाले प्रॉक्सी पे कि अगर कुछ भी एरर आए ना बॉट मैनेजमेंट सर्विस में तो बॉट स्कोर जो है उसको 0 कर दो, ठीक है। तो बॉट स्कोर को वो 0 कर दे रहा था। अब देखो, अब जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ChatGPT हो गया, उसमें से कोई भी अगर क्लाउड फ्लेयर के बॉट मैनेजमेंट वाली सर्विस को यूज़ कर रहा था ना, तो अगर उन्होंने ये रखा था कि जिसका भी लो थ्रेशोल्ड है, जिसका भी लो बॉट स्कोर है, उसको आगे नहीं बढ़ने देना है, अगर उन्होंने ये कर रखा था तो इवन जो वैलिड रिक्वेस्ट थी जो यूज़र से आ रही थी, क्योंकि ये एरर के कारण, फाइल वाले एरर के कारण बॉट स्कोर उसका हमेशा 0 ही कैलकुलेट हो रहा था, करेक्ट, हमेशा 0 कैलकुलेट हो रहा था। तो जितने भी एक्चुअल रिक्वेस्ट थे वो भी बता रहा था कि वो गलत रिक्वेस्ट है ना। तो फॉल्स पॉजिटिव्स बहुत सारे जनरेट हो रहे थे। तो जो भी FL यानी ओल्ड प्रॉक्सी पे जा रहे थे वो फॉल्स पॉजिटिव जनरेट कर रहे थे, और जो भी न्यू प्रॉक्सी पे जा रहे थे वो 5xx एरर जनरेट कर रहे थे, ठीक है। तो ये 2 टाइप्स के एरर थे जो कि जनरेट हो रहा था पूरे ये जो क्लाउड फ्लेयर का आउटेज हुआ था उसमें। एंड वो किस वजह से हुआ था? क्योंकि जो बॉट मैनेजमेंट सर्विस था उसमें जो फीचर फाइल थी उसकी साइज़ बढ़ रही थी, एंड वो जो भी बॉट मैनेजमेंट सर्विस का साइज़ लिमिट था उससे एक्सीड कर रहा था, एंड दैट इज़ वाई बॉट मैनेजमेंट सर्विस रिटन इन रस्ट लैंग्वेज वॉज थ्रोइंग पैनिक, ठीक है। तो ये था हमारा मेन रीज़न क्लाउड फ्लेयर आउटेज का, एंड ये बहुत ही अच्छी केस स्टडी है। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड इससे ये पता चलता है कि एक छोटा सा साइज़ लिमिट की वजह से इतना बड़ा लॉस हो सकता है ना। तो उसके जो CEO थे, उनके CEO ने भी सबसे माफ़ी मांगी, ये वो कि हम इतने बड़े सर्विस हैं, ऐसा नहीं होने चाहिए एंड दिस एंड दैट, एंड दिस इज़ अ
ग्रेट लर्निंग, और कितना अच्छा डिबग किया। मैं तो ये डिबगिंग टीम पर हूँ कि कितना सही डिबग किया। 2 घंटे के अंदर उन्होंने ये चीज़ डिबग कर दी एंड उसके बाद वो सर्वर वापस 4 घंटे के अंदर पूरे जो भी अफेक्टेड क्लस्टर्स थे वो भी सही हो गए। ठीक है, तो 4 घंटे तक आउटेज रहा था बट उसके बाद सब सही हो गया। 2019 के बाद क्लाउडफ्लेयर का ये सबसे बड़ा आउटेज माना जाता है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।